हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं पॉलिटी की 11वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा लोकसभा। इससे पहले वाली क्लास राज्यसभा के बारे में थी। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं लोकसभा को, और देखते हैं कि लोकसभा में किस टाइप से क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो ये लोकसभा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो किसका प्रतिनिधित्व करेगी? तो भारतीय जनता का। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करेगी? तो भारतीय जनता का करेगी। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 81 और 331 है, मतलब 331 है। तो आर्टिकल 81 से 331 तक। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? जब सबसे पहले हमारा संविधान बना था उसमें लोकसभा की कितने सदस्यों की संख्या थी? तो वो लगभग 500 थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि मूल संविधान में, मतलब सबसे पहली बार जब संविधान लागू हुआ तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 500 थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो ये फिर बाद में निर्धारित की गई थी 545। तो आप ऐसा याद रखेंगे कि 31वां जब संवैधानिक संशोधन हुआ तो उसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो गई थी? तो 545 हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 552 हो सकती है, मतलब 552 लोग लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। अगला है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो 2 करते हैं। ये उस टाइम की क्वेश्चन है, इसलिए एंग्लो इंडियंस जो है वो लोकसभा में थे, पर अभी इस समय 2025 में ये वाली चीज़ें जो है वो खत्म कर दी गई है। एंग्लो इंडियन से अब कोई भी पोस्ट लोकसभा में नहीं होती। तो आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता था? तो ये पहले करता था आर्टिकल 331 तक, पर अब एंग्लो इंडियन वाली पोस्ट जो है वो खत्म कर दी गई है। तो इस टाइप के एंग्लो इंडियन वाले क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन था हमारा, जो कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास हुआ करती थी कि वो एंग्लो इंडियंस को समुदाय के सदस्यों में मनोनीत कर सकते थे। अगला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये जनसंख्या के आधार पर होती है, मतलब कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ पे सीट भी ज़्यादा रहेगी। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी से ज़्यादा है तो वहाँ पे लोकसभा की सीट 80 है, और इसी तरह त्रिपुरा की जनसंख्या कम है तो वहाँ पे लोकसभा की 1 सीट है। तो इस तरह से जो है वो सीट आवंटन किए जाते हैं जनसंख्या के आधार पर। अगला है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कब? 1971 की जनगणना पर। तो आप इसे याद रखेंगे कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो सीटों का आवंटन है वो किसके आधार पर किया गया है? जब 1971 की जनगणना हुई थी उस आधार पर किया गया है कि इस राज्य में इतनी सीट होनी चाहिए, यहाँ की जनसंख्या इतनी है, तो इस तरह से सीट बांटी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो ये 545 है। अगला है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यह यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक रहेगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीट जो है वो अलग अलग राज्यों में मौजूद है, और ये कब से कब तक है? तो 1971 से 2026 तक ये निर्धारण किया गया था कि 2026 तक जो सभी लोकसभा की सीटें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, मतलब सेम रहेंगी। इसके बाद 2026 में अगर हो सकता है तो चेंज करेंगे। अगला है, लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो लगभग 7.5 लाख, 7.5 लाख। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम से कम 7.5 लाख। अगला है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1952 में। तो आप इसे याद रखें कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरण में संपन्न हुए थे? जो 16वीं लोकसभा के चुनाव थे वो 9 चरण में संपन्न हुए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप इसे याद रखेंगे कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरण में संपन्न हुए? तो 16वीं सदी के। अगला है, कौन सी संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या
बढ़ने से संबंधित है? तो 7वां तथा 21वां। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां संवैधानिक संशोधन और 21वां संवैधानिक संशोधन। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक आयु जो है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगला है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो है वो सबसे अधिक है। यहाँ पे 80 सीट है लोकसभा एवं राज्यसभा की। अब इसे याद रखेंगे कि किस राज्य की लोकसभा एवं राज्यसभा प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो यूपी की सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा क्योंकि वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसी तरह अगला है, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? तो 14 है। तो 14 संख्या है लोकसभा के सदस्यों की वहां पे झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है और बिहार है, जहाँ पे लोकसभा के दोनों राज्यों को प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त या फिर उत्तर प्रदेश के अलावा ऐसे कौन से दो राज्य हैं जहाँ पे लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक लोग हैं? तो महाराष्ट्र हो जाएगा और दूसरा बिहार हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या हिसाब से दूसरा स्थान है? तो महाराष्ट्र का है। सबसे पहले स्थान है यूपी का, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र का। तो आप इसे याद रखेंगे। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 40 है। तो आप इसे याद रखें कि बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 40 है, 40 है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो आप इसे याद रखें कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 11 क्षेत्र हैं। अगला है, लोकसभा किस संघ शक्ति से क्षेत्र से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली से आते हैं ज्यादातर। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, अब संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो 7 भेजते हैं। अगला है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। मतलब कि कोई आपातकाल हो जाए तो संसद जो है वो लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के कोरम या फिर गण पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम वहां के सदस्यों की जरूरत होगी? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा में जो कोरम होगा, गण पूर्ति होगी, उसको पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है? तो जितने भी लोकसभा में टोटल मेंबर हैं उनका 1/10 भाग की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? किस कंडीशन में? जब कोई देश पर आपत्तिजनक प्रॉब्लम आई हो तब। अगला है, लोकसभा के किस सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो सकती है? तो 2 माह तक। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा का कोई भी सदस्य जो है वो बिना बताए अगर 2 महीने तक अनुपस्थित रहता है लोकसभा में तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो सकती है। अगला है, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना प्राप्त होता है? तो लगभग 50,000 रुपये प्राप्त होते हैं। ये समय के साथ बढ़ते भी रहते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है, केंद्रीय मुख्य चुनाव सचिव को कितना वेतन मिलता है? तो लगभग 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो आप इसे याद रखें कि केंद्रीय मुख्य सचिव को कितना वेतन मिलता है? तो लगभग 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अगला है, अप्रैल मई 2014 में हुए चुनाव किस लोकसभा के लिए हुआ था? तो अप्रैल 14 का जो लोकसभा चुनाव है वो 16वीं लोकसभा थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि 2014 में जो अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव हुए थे वो 16वीं लोकसभा के चुनाव थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो आप इसे याद रखें कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं जो कि है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? तो 1976 ईस्वी से। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन की व्यवस्था जो है वो लागू की गई? तो 1976 से। अगला है, लोकसभा में बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच
कितने समय के अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो आप इससे याद रखेंगे कि लोकसभा के में समय के अंतराल से कितना अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक का अंतराल या फिर 6 महीने से अधिक का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने के पूर्व मतलब पहले ही भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला है, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में जो उनका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। अगला है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि स्थायी लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो ये भी राष्ट्रपति कर सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 5 वर्ष से समाप्त से पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित या भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियमों से। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा की जो सामान्य अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है कब? जब संसद द्वारा जो अधिनियम है वो लागू कर दिए जाए। अगला है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो संविधान संशोधन करने के विषय में। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की जो समान शक्तियां हैं वो किस क्षेत्र में है? तो संविधान संशोधन करने के विषय में है। अगला है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। तो आप इसे याद रखें कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि कोई भी वित्तीय बिल जो है वो प्रस्तावित हो सकता है, मतलब कहाँ पे लाया जा सकता है? तो लोकसभा में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? तो वित्तीय विधेयक को। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस विधेयक को केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है? तो वित्तीय विधेयक को किया जा सकता है। अगला है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी विशेष दिन लोकसभा में। अगला है, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये लद्दाख में है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? तो ये है अनुच्छेद 330 में। तो आप इसे याद रखेंगे कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में है। अगला है, कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो ये मध्य प्रदेश स्टेट हो जाएगा हमारा। तो आप याद रखेंगे कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के मतलब एसटी कैटेगरी के जो है सबसे अधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करती है मध्य प्रदेश सरकार। अगला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो उनकी जनसंख्या के आधार पर जो है उनकी सीट जो है वो दी जाती है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो मंत्रिपरिषद की जो है सलाह पर जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला है, संसद का चुनाव लड़ने की ये प्रत्याशी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी तरह, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो आप इसे याद रखेंगे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है
कब? जब उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत हो। अगला है शून्यकाल क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा। शून्यकाल क्या होता है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार हो रहा होता है, मतलब प्रश्न पूछे जा रहे होते हैं, तो उसी को शून्यकाल कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि शून्यकाल क्या होता है? जब संसद में जो है लोकसभा में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किए जाते हो तब ही उसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो वैसे तो एक बार होता है पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हो सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा का सत्र वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो कम से कम 2 बार हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद में शामिल लोकसभा है और राज्यसभा है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की संसद कैसे बनती है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद जो है वो बनती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किए जाते हैं? जो धन से संबंधित विधेयक होंगे वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट जो है वो पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो वो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। अगला है, किस लोकसभा में 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया गया? तो पांचवी लोकसभा में, जो पांचवी लोकसभा थी हमारी, वहां पर लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है उससे भी अधिक अवधि तक कार्य किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि किस लोकसभा में 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया गया? तो पांचवी लोकसभा थी जहां पर जो है लोकसभा की अवधि से ज़्यादा कार्य किया गया था। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। जो भी लोकसभा का सभा अध्यक्ष होगा वो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो किससे अधिक नहीं हो सकती? ऑप्शन नंबर ए, 552 से अधिक नहीं हो सकती। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर ए, 552 से अधिक नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 530 जो है वो कुल सदस्यों की संख्या होती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा में राज्यों की कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 530 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी, 552 हो सकती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552 मेंबर्स होते हैं। अगला है, 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो 17वीं लोकसभा में जो महिला सदस्यों की कुल संख्या थी वो कितनी थी? तो 78 थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल डैश वर्षों तक होता है। तो कितने वर्षों तक होता है? तो 5 वर्षों तक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रत्येक लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हो, जो कि मौजूद ना हो, तब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है, केरल की सदस्य सीटें लोकसभा की संख्या कितनी है? तो केरल की जो संसदीय सीटें हैं, मतलब लोकसभा की सीटों की जनसंख्या पूछ रहा है, तो ये कितनी है? तो 20 सीटें हैं केरल में। तो आप इसे याद रखेंगे कि केरल में संसदीय सीटें या फिर लोकसभा सीटों की कितनी संख्या है? तो 20 संख्या है। इसी तरह आप याद रखें कि कुछ राज्यों में इंपॉर्टेंट लोकसभा की सीटें हैं जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि जैसे
यूपी में, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, तो आप इसे याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। इसी तरह महाराष्ट्र में 48 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, बिहार में 40 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीट है, केरल में 20 सीट है, गोवा में 2 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, चंडीगढ़ में 1 सीट है, गुजरात में 26 है, हरियाणा में 10 है और कर्नाटक में 28 सीटें हैं लोकसभा की। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में है 40, तमिलनाडु में 39 है, केरल में 20 है, गोवा में 2 सीटें हैं, पंजाब में जो है वो 13 सीट है, आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, चंडीगढ़ में 1 सीट है, गुजरात में 26 सीट है, हरियाणा में 10 सीट है और कर्नाटक में 28 सीट है। तो इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो यूपी में, मतलब यूपी में तो 80 सीट है, पर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो महाराष्ट्र आता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नीचे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में 48 सीट है, तो आप इसे याद रखें, ये सेकंड हाईएस्ट सीट है लोकसभा की। तो आपने याद रखा कि उत्तर प्रदेश के बाद जो है लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है, किस राज्य के पास? तो वो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा की संसदीय सीटें या फिर लोकसभा की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में 10 सीट है, तो आप इसे याद रखेंगे कि हरियाणा में जो लोकसभा की सीट है वो 10 सीट है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु की संसदीय सीट या फिर लोकसभा की कितनी सीट है? तो ऑप्शन नंबर डी 39, मतलब कि 39 सीट है तमिलनाडु में लोकसभा की। अगला है, गुजरात की संसदीय सीट लोकसभा की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी 26 हो जाएगा। तो गुजरात में लोकसभा की कितनी सीट है? तो 26 सीट है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पंजाब की लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी 13 हो जाएगी। तो आप इन सभी सीटों को याद रखेंगे जो कि डिफरेंट स्टेट से पूछे जाते हैं। तो पंजाब में संसदीय सीटें या फिर लोकसभा की सीट कितनी है? तो 13 सीट है। इसी तरह भारत की लोकसभा में कौन से राज्य सबसे अधिक सीट है? तो ये किस राज्य की बात हो रही है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की बात हो रही है, जहाँ पे 80 लोकसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, चंडीगढ़ में लोकसभा की सीट कितनी है? तो चंडीगढ़ में कितनी सीट है? 1 सीट है। और इसी तरह त्रिपुरा में भी 1 सीट है। तो आप इसे याद रखेंगे कि चंडीगढ़ और त्रिपुरा में लोकसभा की 1 सीट है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महाराष्ट्र में संसदीय लोकसभा की कितनी सीट है? तो 48 सीट है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट लोकसभा की सीट में से एक है। अगला है, कर्नाटक की संसदीय सीट लोकसभा की संख्या कितनी है? तो कर्नाटक में पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे 28 सीट है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कर्नाटक में जो लोकसभा की सीट है वो 28 है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गोवा की संसदीय सीट लोकसभा की संख्या कितनी है? तो गोवा में 2 सीट है लोकसभा की। तो आप इसे याद रखेंगे कि गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश की संसदीय लोकसभा की संख्या कितनी है? तो आंध्र प्रदेश में आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा की सीट कितनी है? तो 25 सीट है। तो आप इसे याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है? तो 25 सीट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में लाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो अविश्वास प्रस्ताव है ये लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो आप इसे याद रखेंगे कि ये कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जैसे नीचे आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो यही जो है इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कि जो है कौन निर्धारित करता है ये धन विधेयक है या नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं? तो चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो चंद्रशेखर है वो कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं है। आप नीचे देख सकते हैं, नीचे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है। श्रीमती मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो वो मीरा कुमार थी। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है लोकसभा को। तो आप इसे याद रखेंगे कि पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी कुल सदस्य का 1/10वां भाग वहां पे मौजूद होना चाहिए।
तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए वहां पे कितने सदस्य की कम से कम जरूरत होगी, तो कुल सदस्य का 1/10वां भाग। तो नीचे आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 103 के अनुसार जो है कुल सदस्यों का 1/10 भाग वहां पे मौजूद होना चाहिए, तभी ये जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्तावित किया कहलाता है, तो ये कहलाता है स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए जीवी मालवंकर थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि जीवी मालवंकर जो है वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मीरा कुमार। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मीरा कुमार जो है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो किसे संबोधित करता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है लोकसभा सचिवालय। तो आप इसे याद रखें कि लोकसभा सचिवालय जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष में जो है मतलब कि नियंत्रण में आता है। अगला है, लोकसभा का सत्रावासन करने का अधिकार किसे है, तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को दोनों सदनों का अधिवेशन करने की जो है वो शक्ति प्राप्त है। तो आप इसे याद रखें कि लोकसभा का सत्रावासन करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो आप इसे याद रखें कि 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने की न्यूनतम उम्र। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित की गई हैं, तो लगभग 131 सीटें जो है वो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो है वो आरक्षित की गई हैं। अगला है, लोकसभा भारत की सदन का डैश ग्रह है, तो कौन सा ग्रह है, निचला ग्रह है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा भारत के सदन की जो है वो निचला ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, संसद प्रत्येक वर्ष डैश सत्र आयोजित करती है, तो कितने आयोजित कर सकती है, ऑप्शन नंबर सी 3 सत्र आयोजित कर सकती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संसद प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित कर सकती है। अगला है, एक वर्ष में लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो लगभग 3 सत्र आयोजित कर सकते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि एक वर्ष में लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो 3 सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। अगला है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है, तो लोकसभा की बहस जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित हो सकती है। अगला है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष का होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे, तो कौन थे, ऑप्शन नंबर बी ए.के. गोपालन थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, तो ए.के. गोपालन थे। अगला है, भारतीय संसद के वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, जो वित्तीय बजट है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करती हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्तीय बजट मतलब कौन करता है, तो वित्त मंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, अर्थात बजट शब्द का जो संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, यह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो बजट शब्द है ये संविधान में कहीं भी लिखित रूप से नहीं लिखा गया है। अगला है, लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी एम अनाथ हसन अयंगर थे। उनका नाम याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी एम अनाथ सायानम अयंगर थे, जो कि पहले उपवक्ता थे लोकसभा के। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, तो कौन थे, ऑप्शन नंबर डी एम अयंत सामन अयंगर थे, जो कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। अगला है, भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा
जो रूप है वो क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एमएलए का क्या पूरा फुल फॉर्म होता है भारतीय संविधान में? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो आप इसे याद रखेंगे, एमएलए मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लोकसभा की शक्ति कौन सी है? तो लोकसभा की शक्ति कौन सी होती है? संविधान में संशोधन करने की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा की शक्ति कौन सी होती है जो संविधान में संशोधित कर सकती है? तो वो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति होती है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि संविधान में भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद में संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति होती है लोकसभा को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप इसे देखेंगे कि नीचे दिए गए कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जो है स्टेटमेंट हो जाएगा। वो है 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया। ये एकदम राइट जो है वो आंसर है। आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा का गठन कब किया गया? तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरी लोकसभा का गठन कब हुआ? तो 1952 में पहला हुआ था और दूसरा हुआ था 1957 में। तो आप इसे याद रखेंगे कि दूसरी लोकसभा का गठन हुआ था 1957 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ था? जो पहली लोकसभा है उसका पहला सत्र कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को हुआ था, क्योंकि 1952 को पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि पहली लोकसभा का पहला सत्र जो है वो 13 मई 1952 को किया गया था। अगला है, नियम लोकसभा के कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने के संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान हो सकता है। तो ये किसके तहत है? ऑप्शन नंबर बी 193। तो ये किसके तहत हो गया? तो 193 संसद भवन के समक्ष होता है। तो ये आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा में 552 सदस्यों में से डैश सदस्य राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 552 में से 530 सदस्य जो है वो अलग अलग राज्यों पर मौजूद होते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 2। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे हमारे ओम बिरला। इसमें भाजपा सांसद एवं राजद एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। अगला है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता को फैसला कौन करता है? तो ये कौन करेगा? वहाँ के अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो वहाँ के अध्यक्ष करते हैं लोकसभा के। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी? ऑप्शन नंबर बी 78 महिला उम्मीदवार चुनी गई थी। जो 17वीं लोकसभा थी 2019 की, उसमें कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी? तो 78 चुनी गई थी। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष डैश वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए होते हैं? तो कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो कम से कम 5 वर्ष के लिए होते हैं। आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो अध्यक्ष लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। किसी भी जो अयोग्यता से संबंधित मुद्दे हैं उन पर निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो लगभग 20 होगी, जहां पर एक विशेष दिन पे मौखिक उत्तर सवाल जवाब किए जाएंगे और उनमें कितने सवाल पूछने की इजाजत होगी? तो वो 20 सवाल होंगे। और ये था आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो आपने देख लिया कि अधिकतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 20 प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।